बाद। तो मैंने साहब एक शपथ तो 2002 में ली थी, तिरंगे की, कि आजीवन देश की रक्षा करूंगा। वो पूरी करने के बाद एक 2012 में उठा ली थी मन में कि जिंदगी भर इन किसानों की मदद करूंगा, निस्वार्थ, बिना पैसे लिए। यहाँ आया हूँ, कोई फीस नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया है, कोई गाड़ी का तेल, गाड़ी में गैस, पानी की बोतल तक के पैसे नहीं लिए हमने विक्रांत जी से। सभी से निवेदन है कि आज पंकज शर्मा, पप्पू भाई, प्रशांत जी के कृषि फार्म पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा एक गोष्ठी की जा रही है। मैं सर्वप्रथम स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे बुजुर्ग चाचा, सर्वप्रथम महेंद्र त्यागी जी, आप कृपया यहाँ आए। गांव के सर्वप्रथम नागरिक आशु प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। एक भूतपूर्व प्रधान जी कीरू त्यागी जी, आपसे भी निवेदन है आप भी स्टेज पर आ जाएं। वो बात नहीं, तो देखो सम्मान है। ठीक है, धन्यवाद आपका। मनोज प्रधान जी से निवेदन है आप भी आ जाएं। ठीक है, लो। मैं आगे आ जाऊँ? आगे आ जाओ। मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं खड़ा होकर मारा नहीं, बड़ा जाकर भी बराबर ही होता है। अंकित बेनीवाल जी की मैं अपने बड़े भाई निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पर आए और कृषि वैज्ञानिक अंकित बेनीवाल। अजीब भैया जो है आपको, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बस माड़ा सा वो करवा दो, कमाल अर्पण कर सम्मान करें। अब और भुल्लर सिंह जी से निवेदन है कि मैं प्रधान जी महेंद्र जी का साहब जी ऑफिसर। हाँ हाँ शर्मा जी को आ जाओ। प्रधान जी, लो मैं कर दूँ भाई। हाँ लो प्रधान जी, चालू करो। अब मैं प्रोग्राम की शुभारंभ करते हुए राहुल जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार और अपनी बातें। हाँ, धन्यवाद। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं आप सभी यहाँ आए हुए किसान भाइयों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये आप लोगों ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है जो आप लोग यहाँ आए। व्यस्त समय है, गन्ने की छिलाई चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सरसों की कटाई चल रही है, हर आदमी के घर में काम है, क्योंकि हम भी किसान के बालक हैं। और मंच पर विराजमान जितने भी महानुभाव हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत है। और विक्रांत शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस उम्र के बालक अगर खेती के बारे में सोच रहे हैं तो देश का भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित है, वरना इस उम्र के बालक इतने बड़े विषय के बारे में नहीं बात करते। ये भाई पिछले 2-3 महीने से मेरे पीछे पड़े कि भैया आप पूरे भारत में जहाँ जहाँ अलग अलग जगह जगह जा कर के लोगों को जगा रहे हो, हमारे यहाँ कब आओगे। मैं बोला भाई मैं आया तो हूँ, लेकिन 10-5 किलोमीटर आगे पीछे भी एक गाँव में तो मैं भी नहीं जा सकता। तो फिर इन्होंने टाइम मांगा, तो आज का समय निकला, कल का था, लेकिन कल भी एक जगह बहुत ज़रूरी वाला है, तो फिर यो 9 तारीख में करना पड़ा। मैं एक छोटा सा अपना परिचय दे देता हूँ। मैं भारतीय सेना में 18 साल सेवाएं दिया हूँ, इन्फेंट्री में। और 2012 में जब किसान आत्महत्याएं कर रहे थे तो हमारे पास भी खबरें जाती हैं फौज में। आपका लड़का भले ही फौज में हो, यहाँ कई लोग होंगे या बैठे भी होंगे, हो सकता है एक सर्विसमैन भी हो सकता है 2-4 सर्विस में भी हों, या किसी किन के लड़के या भाई फौज में जरूर होंगे। तो वहाँ हमारे पास भी खबरें जाती हैं और हम इन चीज़ों को देख के बड़े चिंतित होते हैं। हमारा मन ना कहीं हमारे डीएनए में खेती है, तो 24 घंटे हम यही सोचते हैं। आपके वहाँ से भी फ़ोन आते होंगे, ये कर लो खेती में, वो कर लो खेती में। तो किसानों ने जब आत्महत्याएं करी तो मैंने पिताजी को फ़ोन करके पूछा, कश्मीर में था मैं उस समय, ये मर क्यों रहे हैं। पहली लाइन यही थी मेरी कि किसान क्यों मर रहे हैं। पापा बोल रहे कि दवाई महंगी हो गई, निकलता कुछ है नहीं खेतों में, मरने का ना तो क्या करेंगे।
मुझे डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो भाई मेरे घर में भी यह घटना हो जाए। तो मैं पिताजी को बोला कि कुछ भी करने दो, कुछ भी टेंशन मत लेना, मैं हूँ। लेकिन हमारी स्थिति ठीक थी, मैं फौज में था पिताजी किसान थे। बाकी जिसके घर में केवल किसानी है उसका क्या हो रहा होगा साहब। जैसे इसी गन्ने में से साल भर बालकों की फीस भी देनी है, दाल भात भी भरने हैं। तो जहाँ पे आत्महत्याएं हुई थी मैं वहाँ गया छुट्टी लेके। जब उन क्षेत्रों में गए तो वहाँ जाके पता चला कि साहब लोग अवेयर नहीं है। अवेयर समझते हैं आप, जागरूकता। जैसे हम लोग के बाहर कैंपर रखा पानी का, और हम सब यहाँ प्यास से बैठे रहे हैं दिन भर, किसी को ये नहीं पता हो कि पानी कैंपर में है। और अगर सबको पता है तो चुपचाप उठेंगे मीटिंग के बीच में से और कैंपर से जाके पानी ले लेंगे। तो इसे बोलते हैं जागरूकता। कभी इन्होंने विक्रांत ने बता दिया कि यहाँ बैठो, वरना टेंट लगा हुआ बाहर बैठे रहते धूप में, ऐसा करो जाते मेरी तरफ को। गलत बोल रहा हूँ? तो ये अवेयरनेस किसानों में नहीं मिली वहाँ। उन्होंने बोला जी हमें तो दवाई वाले खेती करा में, बीज भी दवाई वाले ही देते हैं और खरीदने के लिए व्यापारी भी वही लोग लाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप बीज, बाजार और बेचना, इन तीनों व्यय में फंस गए तो कतई भी भला नहीं होने का किसान का। ना आज तक हुआ। हमारे पिताजी पे कृषि कार्ड था, हम पर कृषि कार्ड वो तो गिफ्ट में दे के जाएंगे और हम अपने बालकों को गिफ्ट में दे के जाएंगे। और ज़िंदगी भर वो 40-42 हज़ार रुपये ले जाके तेरे मेरे से हाथ पैर जोड़ के या कुछ बैंक में सेटिंग करके उसे बराबरी करते हैं हर साल। सबको पता क्या हो रहा है। हर साल किसान मेहनत करता है ये सोच के कि यार अगले साल बढ़िया होगा, अगले साल बढ़िया होगा। उसकी उम्र निकल जाती है और वो एक दिन रिटायर हो जाता है खेती से। और लास्ट में जैसे हमारे घर में हो रहा है, भी मैंने कैमरे पर तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि पिताजी वीडियो को देखते हैं। तो जो उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड का एक मार है उनके ऊपर, हर किसान के ऊपर है। आधों को तो हमने टेस्ट नहीं कराए तो इसलिए हम अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं। तो साहब इन चीज़ों से मन बहुत दुखी हुआ और मेरे मन में एक बात आई कि मैं गांव-गांव जाके किसानों को जागरूक करूंगा। लेकिन नौकरी बच रही थी अभी 5-6 साल, अब वो 6 साल काटने भारी हो गए। तो मैंने अपने यहाँ अधिकारियों से बात करी, मगर साहब मुझे कुछ प्रयोग करने हैं। अब मैं आने लगा यहाँ, जैसे मुझे किसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के रई में एक बढ़िया किसान है, तो मैं ठाई मोटरसाइकिल और पहुँच गया यहाँ। एवरेज के लिए मैंने ली CD डॉन, मेरी 90 का एवरेज देती थी उस टाइम में। मैं रामपुर तक कहाँ बरेली तक मोटरसाइकिल से घूमता फिरा किसानों के यहाँ कि जी खेती बताओ कैसे हो। तो जो मेरे सवाल थे उनके कुछ जवाब मिले, कुछ नहीं मिले, कुछ बहुत बढ़िया जवाब मिले। सीखता गया सीखता गया सीखता गया और अपने यहाँ प्रयोग करता गया अपने खेतों में। लोग कहते थे भी यार ये फौजी का करता रहा, इसे क्या जरूरत पड़ी खेती करने की। लेकिन मेरा तो मिशन कुछ और ही था। तो साहब 10-12 साल, लगभग 8-10 साल हो, 12 साल हो गए आज मुझे। उसमें मैंने 2018 तक, 16 तक कंप्लीट खेती सीखी। जब मुझे लगा कि अब मैं इस वक्त करने लायक हो गया, फिर हमने पहली बार अपने यहाँ पे केले की खेती शुरू की। मेरे गांव में पहला आदमी था जिसने केले लगाए थे और पूरे गांव वाले मजाक कर रहे थे पापा से कि वो तुम्हारा ट्रक खड़ा केले लेना आया, वो केले कटवा दो। हमारे यहाँ केले ना होते, केली हो इतनी इतनी, जो पागल हो गया। पैसा ज़्यादा है फौजी पे तो अब क्या पता चल रहा। लेकिन साहब आप लोगों के आशीर्वाद से मैं सफल हुआ और मैंने वहाँ पे लगभग 1 फीट का केला काटा मेरे ही गाँव में। और वो केला का चरखा ले जाकर मैंने दिखाया पूरे खेत, गाँव वालों को घुमाया, मेरी दादी को भी घुमाया मैंने अंदर में। दादी देख, इन्हीं खेतों में कभी सोचा था केले होंगे? तो दादी बोली भैया तैना कर दिया। तो एक दिशा में आपको एक आगे नेतृत्व करने की जरूरत होती है झुंड का। अब वो हर आदमी में उतना समय नहीं है किसी के पास। तो मैंने साहब एक शपथ तो 2002 में ली थी, तिरंगे की आजीवन देश की रक्षा करूंगा। वो पूरी करने के बाद एक 2012 में उठा ली थी मन में कि जिंदगी भर इन किसानों की मदद करूंगा निस्वार्थ, बिना पैसे लिए। यहाँ आया हूँ, कोई फीस नहीं ली है, कोई पैसा नहीं लिया है, कोई गाड़ी का तेल, गाड़ी में गैस, पानी की बोतल तक के पैसे नहीं लिए हमने विक्रांत जी से। इन्होंने यहाँ पे जो करा वो इनकी विचारों की अपनी एक श्रद्धा है। हमारा इनसे पैसों का लेन देन और आपसे कोई पैसों का लेन देन नहीं है, ना होगा कभी भविष्य में, जब तक मैं जीवन पर्यंत जिंदा रहूंगा। पूरे भारत में मेरी पूरी टीमें निःशुल्क हम गांव में जा जाके समझा रहे हैं जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। मैं कुछ और नहीं समझाऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा जो आपको पता है लेकिन वो आपको बताई नहीं जा रही हैं, या किन्हीं कारण से लोग बताना नहीं चाह रहे कि उनके हाथ से बिजनेस चला जाएगा अगर आपको वो चीज़ें पता लग गई। करते करते 2020 में मैं फिर कैमरे के सामने, जब मुझे पेंशन मिली, मैंने अधिकारियों को समझाया, मैं साहब मेरा मिशन बहुत बड़ा है, मुझे ऐसे जाके पूरे भारत में किसानों को जागरूक करना है, मुझे बख्श दो, मैं यहाँ रुकने का नहीं तो मैं भाग जाऊँगा। 18 हो गई मेरी अब। तब उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है भाई एप्लीकेशन लिखो, हम सेंक्शन कराते हैं। तो 17 साल 7 महीना और 3 दिन करने के बाद मैं बाइज्जत पेंशन आया साहब। नागालैंड में लास्ट पोस्टिंग थी मेरी। और उसके बाद फिर मैं कैमरे पर निकल गया। अब मैं, क्योंकि जब तक आप वर्दी में हो तब तक आप कैमरे के सामने नहीं आ सकते, ये बहुत बड़ी एक कानून है सेना का। जी जी जी। तो हमने साहब फिर अपना कैमरा उठाया और हम निकल गए गाँव गाँव।
मुरादाबाद से निकले थे हम लोग, 8,500 किलोमीटर पूरा यूपी, 384 तहसील घूमे और 2 महीने में गाँव घर से बाहर ही रहा। गाड़ी में ही, अल्टो गाड़ी थी मेरे पास, बोरिया बिस्तर सब गाड़ी के अंदर, टोटल गांव गांव जाके, जानता भी नहीं था। पूर्वांचल में कभी सीतापुर, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कोई ऐसा जिला तहसील बचा नहीं है जहां मैं नहीं जाता हूं। तो वहां जाकर के मैंने लोगों को इकट्ठा किया। आज तो आप बड़ी तादाद में हैं, कहीं कहीं ऐसा भी हो कि 2 ही किसान मिले तो मैं 2 को ही समझाना बैठ गया। मुझे ये था कि 100 में से 1 तो कर ले कोई सा। अब साहब करते गए, लोकप्रियता बढ़ती गई, तो आज हमारे साथ लगभग 26,500 से ज़्यादा लोग पूरे भारत में निःशुल्क हमारा फ़ायदा उठा के अपनी खेती कर रहे हैं घरों में। लोग हमसे बोलते हैं जी हम आपको क्या दें, साल में हमारा इतना फ़ायदा हुआ, 500 ले लो, 1000 ले लो, हमें तुम्हारा 1 रुपया नहीं जाता। अगर आपके घर में दिवाली में मेरी वजह से एक मिठाई का डब्बा आ रहा है तो मेरा जीवन सफल हो गया, वरना यो चमड़ा खत्म हो जाना है, और 10, 20, 30 साल के बाद। ना मेरे बाप दादा पैसा लेके गए, ना इस दुनिया में जितने मरते हैं, मैं तो सबकी अर्थियों में कई बार जाके चेक भी करा, मगर यार इस आदमी ने 1-2 करोड़ रुपया कमाया, 10-5 लाख तो अर्थी में रख दो, कम से कम एक ट्रैक्टर तो गंगा में बहा दो इसके नाम का। लेकिन भाई साहब 11 रुपए जब तुम्हारे साथ जाने हैं तो क्यों हराम की कमानी, क्यों पाप की कमानी। और इस शरीर को जितना भी बचा लो, कुछ भी मत करो, खाट में बैठक में पड़े रहो, ये तो भी नष्ट होना। तो मैंने तो ये सोचा कि जीवन, शायद मेरा जीवन बना ही देश सेवा के लिए है। पहले सीमाओं की रक्षा की है, अभी किसान की रक्षा करने में लगा हूँ। किसानी क्यों पकड़ा मैंने, मैं धार्मिक में क्यों नहीं गया, मैं राजनीति में क्यों नहीं गया, क्योंकि किसान से ज़्यादा शोषित, परेशान, दुखी बेचारा यो निचड़ा हुआ, क्योंकि ये मेरा बाप है। मैं बचपन से देखते आया हूँ पिताजी को अपने खेत में जाते हो, पानी देने जाते, फिर वो मट्ठा गुड़ लेके जा करते, ये खो देती, कमर मुड़ गई उनकी जीवन भर काम करते करते, कभी कर्ज मुक्त ना हो पाए। अब उनका जो है, एक मान के चलो कि आखिरी समय चल रहा है, लेकिन अभी भी परेशान है। मुझसे कल बोले गेहूं दिखा के ला, तो मैं बोला निकल जाएगा कुछ, बोले हाँ ठीक ठाक बढ़िया खड़े हैं। तो उनको वो मिल नहीं पाया खेती में जो नहीं मिला, तो मैं आप लोगों को वो देने निकला हूं जो मेरे पिताजी को नहीं मिल पाया। अब हम सीधी सी बात करेंगे, हमारे यहाँ आप लोग सबसे मेन बात क्या करते हो, अभी बाहर भी बैठे थे कुछ महानुभाव, वो बोल रहे थे कि जी 38 में बीमारी आ रही, 35 में बीमारी आ रही, सारी वैरायटियों के नाम याद है आपको, कौन सी 1500 रुपये कुंटल मिल रही, कौन सी 1000 रुपये कुंटल मिल रही, कहाँ कौन किसान बेच रहा है, कितने रुपए की बट बेच रहा है। इससे बाहर आओ, बीमारी आपके गन्ने में नहीं है, बीमारी आपके दिमाग और आपके खेत के जमीन में है, मिट्टी में है। कितने लोग हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं आज की तारीख में, कोई भी नहीं है। हम लोगों ने क्या आसान तरीका बना लिया कि खेत में गन्ना बोने का तरीका है, कॉमन सा बता देता हूं मैं, कि भाई परसों को ईख बोनी तो फलाने खेत में से बीज होगा, बस बीज में दांती से नहीं छीलते, है नहीं, हाथ से छिलाया, और वो भी छील के खेत में लाते हैं, और लाने के बाद सीधा खेत में लाया, फटाफट 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 पेंडा, ट्रैक्टर से गुल खींची, डाला, एक गाड़ी में घर से लिया, 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटास, उसके बाद 3-4 1-2 कीटनाशक बढ़िया से महंगे से, मेरे जैसे झोला छापने आके बता दिया अपना बेचने के लिए, और तुमने मान लिया, और उसके साथ में 2-3 फंगस की दवाई, उसके बाद पता नहीं क्या क्या करके तुमने जो पैसा अभी शिवरात्रि में देना था कामड़ लाने में या किसी धर्म के काम में, वो पैसा जमीन में दबा दिया कीटनाशक के चक्कर में, है नहीं। और जैसे ही गन्ना जमना शुरू हुआ, फिर मेरे जैसे के पास फोन करना शुरू कर देना, भैया वो सुंडी सी काट रही है गन्ने में, कहना अच्छा चोई साहब आज जल्दी आओ फटाफट भाग के, फिर तुम्हारे हाथ में 2-3 बोतल दे दी। आपने साल भर में गन्ने से कमाए 1 एकड़ में 1 लाख रुपए, ठीक है साहब, इनमें से आप मान के चलो कि 70,000 तो गए, इनमें बीज वाले का उधार हमें हिस्सा रहा। कई बार तो मोटरसाइकिल घुमानी पड़ जाके देखेगा तो पैसे मांगेगा, पर्ची आ रही तुमने पैसे ना दिए मेरे, मार्च में दे दूंगा, तो मोटरसाइकिल जानबूझ के दुकान के आगे नहीं ले जाना कि थोड़ी पीछे कर लोगे या देखोगे बैठा तो ना हेलमेट लगा लोगे, हकीकत बात बता रहा हूँ अंदर की, कि पैसे ना मांग ले। तो ये जो हमने जमीन में दबा दिया, तो क्या इसका कोई विकल्प भी है या यही भविष्य है? भविष्य ये इसलिए नहीं है, जब इतना सारा रसायन आपके गन्ने की पोगी के ऊपर पड़ेगा जाके, वो कभी भी सही जमाव देगी नहीं, और देगी तो बीमारी वाला जमाव देगी। इसका विकल्प है। अब बात एक और चल रही भारत के अंदर, आपने देखा होगा कि एकदम से जैविक पे आ रहे हैं लोग, श्रीलंका बन जाएगा ये गलती मत करना गलती से भी। अगर रोज एक हाथ चढ़ा रहे हो ना, अगले दिन से हरे राम नहीं कर सकते किसी कीमत पे भी, टाइम लगेगा, धीरे 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 धीरे। मतलब मैं पहले साल 50% रसायन कम करूंगा और 50% जैव पदार्थ बढ़ाऊंगा, जैसे सरसों की खली, चूना, थोड़ा सा नमक, घर के चावल का मांड, गुड़, कच्चा गोबर, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वास,
ये सब चीज़ें चलाऊंगा, ये बढ़ा दूंगा, खाद कम कर दूंगा। अगले साल 25%, तीसरे साल 10%, और चौथे साल मुझे लगता नहीं है कि किसान को ज़रूरत पड़ेगी, जो हम लोग अभी तक जिस पैटर्न पे खेती कर रहे हैं। हमारे पास कई किसान ऐसे हैं जो आज मुक्त हैं, वो बाजार जाते ही नहीं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कि आपने एक खेत चुन लिया, कोई भी ये खेत हो गया हमारा। अब इस खेत में आपको मिट्टी की जांच करानी। हम में से अपनी जांच तब कराते हैं जब डॉक्टर लिख दे के पहले जांच कराओ, बाद में मेरे पास आओ। आपने देखा होगा सबसे पहले जांच होती है आजकल। तो डॉक्टर क्यों करा रहा है? क्योंकि डॉक्टर उसी आधार पर दवाई देगा आपको। पता चला लीवर में इन्फेक्शन है, दवाई दे दी, हाथ इन्फेक्शन की, तो गड़बड़ ना होने का। आप लोग क्या कर रहे हो? जब मेरी ज़मीन में फास्फोरस पूरा है या जिंक पूरा है, उसके बावजूद भी फास्फोरस जिंक खेत को दे रहे हो। अब पता कैसे चले है कि नहीं है? तो इसके लिए आप सबसे पहले मिट्टी की जांच कराओ। हर जगह कृषि विज्ञान केंद्रों में मिट्टी की जांच अवेलेबल है। तो जैसे बिजनौर में मैंने पता किया था, वो 200 रुपये शायद ले रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र वाले, वो सरकारी है। उसके बाद फ्री भी कहीं ना कहीं होगी, वरना नहीं है तो प्राइवेट लैब बहुत सारी हैं। जानसठ में एक युवा किसान नई सोच के नाम से लैब है, आप वहाँ जाओ, वहाँ मिट्टी भेज दो, उस अंकित बेनीवाल जी चला रहे हैं। और ये मैंने नहीं खुलवाई, मगर यार यहाँ ना तो बिजनौर में कोई ढंग की लैब है, एक बिजनौर में अक्षर देवरा नाम का लड़का है, उसकी है। मगर भाई कम से कम लैब तो, एक लैब तो लगा लो, तो तुम सारे लड़के मिलकर किसानों के बालक हो, वरना ये लुटी रहे हैं जहाँ तहाँ जाके। मेरे सामने जो मिट्टी की जांच हुई थी साहब 2016 में, वो ऐसा हुई थी, मैं पोटली लेकर के गया, मेरे सामने इधर रख दी और मुझे दे दिया भर के। मैंने सोचा ऐसी होती होगी जांच, मुझे क्या पता था जांच ऐसा हो। उन्हें लिख के दे दिया मुझे, मैं बोला जी यो क्या ना हो गई जांच, हमें तो रोज का पता है मिट्टी में क्या है, हाथ में लिख के बता दें। तो खैर उस समय के सिस्टम में अब में बहुत अंतर आ गया। मिट्टी की जांच तो कायदे में साहब परखनली में डाल के ही होगी, कितने तत्व हैं कितने नहीं हैं। अब आपके खेत में जो नहीं है, सबसे पहले तो खेत की तैयारी देने का तरीका क्या है? हम लोग या तो ढैंचा बो देंगे या सनई उठा कर ले आएंगे, है नहीं, दो ही चीज बोते हैं। या कोई कोई जागरूक किसान है वो बरसीन साथ में बिखेर देता है। इन चीजों से खाली भला होने वाला नहीं है। खेत की तैयारी के लिए अगर आपको गन्ना बोना है तो भले ही आप 15 दिन 20 दिन या महीना लेट हो जाओ, लेकिन उसमें हरी खाद जरूर बो। हरी खाद में क्या क्या होना चाहिए? एक डॉक्टर के सिंह है, कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर के, ये उनका आविष्कार है। मैं पहला ऐसा आदमी जो कोई भी आविष्कार का ठेकड़ा अपने सिर पर नहीं लेता कि मैंने करा। मैंने उनसे सीख के मेरे खेत में करा है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि 3 दाल वाली फसलें, 3 तेल वाली फसलें, तिलहन, 3 दलहन, 3 तिलहन, और 3 फसलें अन्य में जैसे जो आ गई, कुछ भी जो हमारे घर में सस्ता है, ये लेनी कितनी कितनी है? कुल मिला के सारी 15 किलो लेनी। जो सस्ती वो ज़्यादा ले लो, जो महंगी वो कम कर लो। आधा किलो तिल ले लो, लेटा घर का हो 5 किलो डाल दो, ढैंचा सस्ता है बढ़ा दो, बरसीन महंगा है आधा आधा किलो कर दो, आधा किलो से कम कोई सी मत लेना। तो ये इस तरह की कि अगर आप 12 से 15 किलो के बीच में बिखेर के, और कम से कम 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन अगर आपने खेत में रोक दिया, आप ये समझ लो साहब कि आपने जो है मजा बांध दिया। अब इसकी जुताई कर दो। अब आती है खेत की तैयारी की बात। तो ज़्यादा से ज़्यादा खेत, मैं ये तो नहीं कहता कि 10 ट्राली डालो 20 ट्राली डालो, लेकिन जो मेरा अनुमान है अपना, टिपलर होते हैं हमारे यहाँ, ये बिना जिसके ऊपर वो नहीं लगता तख्ता, नॉर्मल टिपलर जिससे हम गन्ना डालते हैं, ये 5 टिपलर 1 एकड़ में तो पड़ना ही चाहिए। अगर ज़मीन का पीएच 6 से नीचे है तो फिर हमें चूने का प्रयोग करना है। कितना करना है? लगभग 1 एकड़ में 50 किलो कम से कम, अधिक से अधिक 1 कुंटल। आज ही अपने ब्लॉक में जाओ आप, आपके मुजफ्फरनगर के डीडी साहब हैं यादव जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। वो कृषि उपनिदेशक हैं, जिले के सबसे बड़े कृषि के अधिकारी हैं। अगर आपको कोई भी समस्या जिप्सम वगैरह खेती में आती है तो आप उनसे जाके मिल सकते हैं। आप बेशक मेरा नाम बता दीजिएगा कि भैया राहुल जवान ने हमें नंबर दिया था आपका, साहब हम आपसे मिलने आए। वो बहुत अच्छे से मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज वो इस मीटिंग में भी आते हैं, लेकिन हम उन्हें उस हिसाब से हमें समय नहीं मिला, तो हम उन्हें इन्वाइट नहीं कर पाए। तो आप जिप्सम अपने ब्लॉक में डिमांड दो कि साहब हमें गन्ना बोना, हमें जिप्सम ला कर दो। ये उनका काम है, तनख्वाह मिल रही है उन्हें इस चीज़ की। आप तो काम भी नहीं करवाना जानते अपने नौकरों से, समझ रहे हो? वो आप ही के लिए ब्लॉक में बैठे हैं। आपका ब्लॉक कौन सा लगता है? मुजफ्फरनगर सदर ब्लॉक में आपके लिए पूरी एग्रीकल्चर एडीओ, एग्रीकल्चर की टीम, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, हर आदमी बैठा हुआ है। लेकिन जबरदस्ती अपने आप ही सारा कुछ करो फिर रहे हो। उनके पास जाओ तो सही। 5 कुंटल जिप्सम, 5 ट्राली सड़े गोबर की खाद, उसके अंदर 2.5 किलो नमक, 2.5 किलो फिटकरी, ठीक है साहब, और 50 किलो चूना,
सरसों की खली 30 किलो। ये बेसिक सी चीजें हैं। और गांव में कोई जोड़ा हो पुराना और वो सूख गया हो, ये 5 बीघे का जी, मैं 5 बीघे मतलब 1 एकड़ की बात, मैं 1 एकड़ पे ही बात करूंगा जितनी भी करूंगा। गांव में कोई जोड़ा हो सूख गया हो, अगर मिल जाए तो उसके नीचे की मट्टी 1-2 बोरी ये सब निकाल के फिटकरी को तो अलग कर लो, उसको तो चाहे पलेवे पे चला दो आप, और इन सबको मिला के इसमें जो है गोबर खाद में मिलाओ अच्छे से। चूने को भी गोबर खाद में मिलाओ, ऐसे मत डालो डायरेक्ट। चूना लेके आए बाहर कूट दिया, डले वाला लाना 450 या 420 रुपए की एक बोरी आएगी 40 किलो की, तो मेरा अनुमान है, मैंने जो भी खरीदी है वो ला करके उस पर टंकी लो स्प्रे वाली, थोड़ा सा फुहारा मारो तो ये फूट से खिल जाएगी, इसकी सब धूल बन जाएगी। घर ला के बुझाओ, वहाँ का बुझा हुआ पता नहीं कब बुझा, और इसे जो है गोबर की खाद में मिला दो सड़ी हुई में, और रखा रहने दो 8-10 दिन, और फिर इसे खेत में फेंको। तो आपको साल भर कैल्शियम नाइट्रेट की जरूरत नहीं पड़नी कतई भी अपने खेत में डालने की। गन्ना ऐसा बनेगा जो भी फसल बोगे ढहने की नहीं कतई भी, चाहे जितने भी वो आ जाए, बिल्कुल आंधी तूफान आ गई तो बात अलग है, वरना तो ढहेगा नहीं, मजबूत रहेगा, कैल्शियम की कमी पूरी होगी। तो ये आपने इस तरीके से सारी चीज़ों को ले लिया खेत की तैयारी में कर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप 2030 तक खेती छोड़ दोगे या तो ज़मीन छोड़ दोगे, क्योंकि ज़मीन अब रिस्पॉन्स दे नहीं रही कुछ भी डालने से। कहीं रेड रोड, कहीं ये, अब मैं सारी बीमारियों पे एक-एक करके आऊँगा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कुछ भी बाउंस जाएगा, नहीं समझ में आएगा, मुझे बीच में रोकना कि भैया हमें समझा, हमारी ये समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाने ही आया हूँ यहाँ, ठीक है साहब। तो ये खेत की तैयारी हो गई। अब खेत की तैयारी करने के बाद अगर आप चाहते हो कि मेरे खेत में कतई बिल्कुल बीमारी एंटर ही ना करे, तो आपने क्या करना है, जहां पे भी आपको आसपास में मिल जाए, बायो फंगीसाइड और पेस्टिसाइड आते हैं। बायो का मतलब होता है प्राकृतिक, सबको पता है आप लोगों को कि ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, वर्टिसिलियम लकानी, मेटारिजियम एनिसोप्ले, बिबेरिया बेसियाना और पैसिलोमाइसिस। पैसिलोमाइसिस का शायद बहुत कम लोगों को पता हो। हमारे खेत में एक बीमारी कीड़ा और लगता है जिसका नाम है नीमाटोड, लेकिन हम कभी उसकी ना तो दवाई डालते ना उसका कोई जैविक उपचार करते। कई बार आपने देखा होगा कि फसल के ऊपर फंगीसाइड भी डाल दिया, कीटनाशक भी डाल दिया महंगा वाला ला के, लेकिन उसके बाद भी फसल नहीं उठ रही। करें क्या? तो वो आपके खेत में अगर आप ध्यान से जड़ें उखाड़ के देखोगे, गेहूं, धान, चना, मटर, गन्ना, किसी भी, तो गांठ जो है मोटी मोटी मिलेंगी जड़ में, तो नीमाटोड लगा हुआ है। नीमाटोड के लिए पैसिलोमाइसिस नाम का बैक्टीरिया आता है। आप इसको खेत में चलाओ, जो अपने 1 के 10, 10 के 20, 20 के 50 कर ले अपने आप, बस आपने उसे खेत में चलाने की जरूरत है। तो आपके पास अब आप बोलोगे कि भैया हम तो डाल रहे हैं जी ट्राइकोडर्मा, हमें तो शुगर मिल दे रही और हमारे यहाँ भी मिले, हम तो खूब डालते हैं, हमें तो भैया कुछ फर्क ना पड़ता। अब वो फर्क क्यों नहीं पड़ता? वो इसलिए नहीं पड़ता, आप जो डालते हो तो 10 की पावर 4-6 क्या है, तो ये CFU काउंट है अपना। CFU काउंट का मतलब होता है कि 1 ml में कितने बैक्टीरिया या कितने जीवाणु हैं। अब 10 की पावर 4 को अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, ठीक है साहब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गए। अब डिब्बे के ऊपर क्या लिखा होता है? जितना मेरी समझ में आया मैं उतना बता रहा हूँ। डिब्बे के ऊपर लिखा होता है 2%, पढ़ियो घर जाके, ट्राइकोडर्मा 2%। 2% का मतलब है 1 किलो में 2%, मतलब 20 ग्राम, तो गुणा 20 ग्राम, भाई 1 ग्राम में 1 लाख, तो टोटल हो गए ये कितने हो गए? 2 करोड़। 2 करोड़ बैक्टीरिया हो गए। अब एक बार बताओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हाँ ठीक है। हम यहाँ पे लगभग 100 आदमी बैठे हैं अभी। अगर बाहर से हमें 20 आदमी मारना हमें, तो वे पिट के जाएंगे, हमें पिट के जाएंगे, पिट के जाएंगे ना। और यहाँ 500 आ जाए तो हम भागे दिखाई देंगे। क्या होता है? मैं वही बता रहा हूँ ताऊ जी। तो ये जो है 2 करोड़ हैं, और जमीन में अरबों की संख्या में इस समय नेगेटिविटी बैठी है घुस के, हमारे जो शत्रु कीट हैं, तो इनका असर ही नहीं हो रहा है। कुछ असर कहाँ से होगा? इन्हें जाते ही वो ठोक देते हैं। हमें क्या करना है कि अगर हमें यहाँ से उठाना है तो भैया 200 या 500 चाहिए। 500 की भीड़ देख के हम डरेंगे नहीं, हम तो 200 को तो हम भी लपेट देंगे 150 को, क्योंकि वो गांव हमारा है, हम इतनी आसानी से गांव नहीं छोड़ेंगे। अब तो वो आपके खेत को बंजर करने की स्थिति में है, समझ रहे हो मेरी बात? तो उनको भगाने के लिए हाई पावर चाहिए। हाई पावर हमें कोई देने को तैयार नहीं, क्योंकि हाई पावर का मतलब है मदर कल्चर, कि भैया मेरे हैं सर रोज रोज दूध ले जाने से अच्छा तो भैंस ले जा। अब बस इधर खाली गोद खवाता रहे तो दूध दी हो जाएगी फ्री में,
तो तुम्हें भैंस को देगा कोई? वो चाहेगा कि इसी भैंस के दूध में पानी और मिला के तुम्हें दूं ताकि उसका काम चलता रहे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो आपको 10 की पावर 4 मिल रहा, 10 की पावर 6 मिल रहा है। चलो मिल कितने का रहा है? तो यो कम से कम नहीं तो 200 रुपये का तो है ही, या इससे भी सस्ता जी? 200 रुपये का है। ये 10 की पावर 6 लिक्विड में लेके आओगे तो ये लगभग 300 साढ़े 300 रुपये का। इन बाल को पता होगा जो नए वाले हैं। खत्म करने के लिए आपको 1 एकड़ में हर महीने 15-15 दिन पे 1 लीटर 700 बैक्टीरिया की बोतल चाहिए। एक तो चाहिए ट्राइकोडर्मा विरिडी की, एक चाहिए आपको हर्जीनियम, एक चाहिए सूडोमोनास, वर्टिसिलियम लकानी, बिवेरिया बेसियाना, मेटारीजियम, पैसिलोमाइसिस। अब ये 7 बोतल अगर मैं खेत में चलाऊंगा 300 रुपये की, तो 2100 रुपये महीना हो गया भाई साहब। मैं बालक कहाँ से पाल लूँ? मैं ज़मीन को बेच दूँ, क्या करूँ? इसका आप ही किराया तो मैंने जोड़ा ही नहीं गन्ना बोने में, जो मेरा 30 कुंटल का बिना कुछ करो मिल रहा है ठेके पे। ठीक है जी, 30 से ऊपर की बात कर रहे हैं अभी हम। तो ये जितने भी बैक्टीरिया मेरे यहाँ 7 के साथ चलाए तो 2100 रुपये के पड़ गए। और मैं जो भी रासायनिक खाद डाल रहा हूँ खेत में ला करके, ये कैसे नुकसान देता है वो भी आपको बताऊंगा। और ये बैक्टीरिया मुझे कहीं फ्री में ना मिल सकते यार, सस्ते में एकदम, जो मेरा भला हो जा गरीब किसान का, जो कोई करने को तैयार नहीं। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा, खेत की तैयारी तो हमने कराई दी थी कि अब ऐसा क्या करें जो बीमारी घुसा ही ना। रेड रोड, पोका बोइंग, ये बोइंग, वो बोइंग, फलाना बोरर, ये बोरर, ये छोड़ दो नाम लेने।